हेलो फ्रेंड्स। शशि अग्रवाल चैनल के अंदर मैं आप सबका स्वागत करती हूँ। आज का जो हमारा सब्जेक्ट है वो है मानव संसाधन प्रबंधन, जिसको इंग्लिश के अंदर हम ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट भी कह सकते हैं। तो इस वीडियो के अंदर हम समझेंगे मानव संसाधन प्रबंधन के कार्य, फंक्शन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। अगर आपको मेरा ये प्रयास सही लगता है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मेरे चैनल शशि अग्रवाल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो उसको सब्सक्राइब कीजिए। तो ये मेरी ऐप है, एडुसम ऐप है, जिसको आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। ये जो ऐप है कॉमर्स, इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट स्टूडेंट्स को फ्री स्टडी मटेरियल और फ्री मॉक टेस्ट प्रोवाइड करती है। उसी तरह काफी सारे स्ट्रक्चर कोर्सेज भी अवेलेबल है। तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इंग्लिश एंड हिंदी दोनों के अंदर जो है उपलब्ध है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि मानव संसाधन प्रबंधन के जो कार्य हैं वो किस तरह से एक जो संगठन है उसके अंदर महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो संगठन के साधन होते हैं वो बहुत ही सीमित होते हैं। तो मानव संसाधन जो प्रबंधन है, इसका जो काम है कि जो संगठन के अंदर साधन होते हैं उनका सही ढंग से प्रयोग करना, ताकि जो संगठन के लक्ष्य है, जो संगठन के ऑब्जेक्टिव है, उनको प्राप्त किया जा सके। तो मानव संसाधन की जो स्थापना जो है संगठन के अंदर की जाती है, इसकी जो जिम्मेवारी होती है, जो इसको मैनेज करता है वो है मानव संसाधन प्रबंधक के प्रभार में दी जाती है, जो कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर होता है। तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट जो डिपार्टमेंट है, अपने डिपार्टमेंट के अंदर ये लाइन अथॉरिटी होता है, जो कि अपने जो विभाग के अंदर काम होते हैं उसको सबको मतलब इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करता है। लेकिन जब हम दूसरे विभागों के साथ इसके संबंध की बात करते हैं तो वहां पे ये स्टाफ जो है एडवाइजरी फंक्शन होता है, जहां पे वो उनको एडवाइस देता है। मानव संसाधन प्रबंधन के कार्य जो होते हैं दो तरह के होते हैं, एक मैनेजरल फंक्शन, एक प्रबंधकीय कार्य होते हैं, और दूसरा जो है क्रियात्मक कार्य, जिसको हम ऑपरेटिव फंक्शंस कहते हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि मानव संसाधन प्रबंधन के जो कार्य हैं, प्रबंधकीय कार्य है, जिसके अंदर आ जाती है नियोजन, संगठन, युक्ति, निर्देशन, नियंत्रण। ऑपरेटिव फंक्शन के अंदर कर्मचारियों की प्राप्ति, कर्मचारियों का विकास, क्षतिपूर्ति कार्य, एकीकरण, रख रखाव, पृथक्करण कार्य, योजना और विकास, और संगठनात्मक विकास, जिसको हम वन बाय वन करके जो है इसका अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले जो है मैनेजरल फंक्शन, जिसके अंदर पहला जो है प्लानिंग आ जाता है। तो देखो, एक जो प्रबंधक होता है तो वो क्या करता है कि हमेशा योजना बना के काम करता है। उसका उद्देश्य जो होता है कि जो भी हमने लक्ष्य प्राप्त करने हैं उसके लिए हमने योजना बनानी पड़ेगी, उसकी भावी कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार करता है। उसी तरीके के ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मानव साधन भी होते हैं और भौतिक साधन भी होते हैं। तो उसका जो उद्देश्य होता है मानव तथा भौतिक जो साधन है उसकी सही उपयोग करना, उसके लिए वो एक अच्छी योजना बनाता है। तो संगठन के जो लक्ष्य होते हैं उसको निर्धारित करने के लिए नियोजन का होना जरूरी है। लक्ष्यों तक पहुंचने के लिए नीति और प्रक्रियाओं का निर्धारित करता है। नियोजन का अर्थ होता है कि जैसे कर्मचारी है तो हम देखते हैं कि पहले से हम पूर्व अनुमान लगाते हैं कि हमें इस तरह के कर्मचारी चाहिए, इस तरह की उनके अंदर एबिलिटी होनी चाहिए, क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। तो उस तरह से हम पूरे उसको देखते हुए जो अपनी रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन की पॉलिसी बनाते हैं। दूसरा जो है इसका महत्वपूर्ण कार्य जो है संगठन, जिसको हम इंग्लिश के अंदर कह सकते हैं ऑर्गेनाइजिंग। तो यहाँ पे होता है कि जो प्रत्येक कार्य जो है उसको किस तरह से करना है वो इसके अंदर हम डिसाइड करते हैं। तो इसके तीन घटक होते हैं कि कौन सा हमने कार्य करना है, कौन से कर्मचारी के द्वारा करना है, और किस तरह से जो भौतिक साधन होते हैं उसका उपयोग करना है। तो जो प्रबंधकीय कार्य के अंदर जो संगठन है वो देखता है कौन सा कार्य कर्मचारी, भौतिक संसाधनों के बीच जो है संगठन करता है। तो इसके अंदर हम ये भी देखते हैं कि हमारा जो संगठन है उसके उद्देश्य क्या है। उद्देश्य के बेसिस पे हम देखते हैं कि क्या क्या एक्टिविटी हमने करनी है। फिर हम देखते हैं कि उसका किस तरह से हमने जो है समूह करना है। फिर उसी तरह क्या होता है कि देखते हैं कि कार्य के बेसिस पे हम कर्मचारी जो है उसको सिलेक्ट करते हैं, फिर उनको भौतिक साधन प्रोवाइड करते हैं, तो ताकि ऑर्गेनाइजेशन के जो लक्ष्य है उसको प्राप्त किया जा सके।
तो संगठन जो है इसकी प्रक्रिया में शामिल होता है, पहले गतिविधियों का निर्धारित करते हैं, कौन-कौन सी एक्टिविटीज़ है, फिर कौन सी एक्टिविटी एक जैसी है उसका हम समूह करते हैं, ग्रुप बनाते हैं। जैसे हम प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है तो उसके अंदर देखते हैं कि उत्पादन की कौन-कौन सी एक्टिविटी है, तो वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, ये मार्केटिंग डिपार्टमेंट है। तो इस तरह से जो है गतिविधियों का निर्धारित करते हैं, फिर जो व्यक्ति होते हैं उनको उनकी योग्यता के मुताबिक जो है उनको काम दिया जाता है और कार्य को पूरा करने के लिए जो लोग होते हैं, उनको अधिकार दिए जाते हैं, उनको ज़िम्मेवारी दी जाती है। फिर उसके बाद तीसरा जो है स्टाफिंग जिसको हम कह सकते हैं कर्मचारियों की भर्ती। संगठन की सफलता या असफलता वो डिपेंड करती है कि कर्मचारी हमने किस तरह से रखे हुए हैं। तो कर्मचारियों को उनकी योग्यता के मुताबिक ही रखना चाहिए कि हमारे ऑर्गेनाइज़ेशन के अंदर इस तरह का कार्य है और इस कार्य को करने के लिए इस तरह का कर्मचारी चाहिए होता है। तो वहाँ पे कर्मचारी की योग्यता जो उसकी जॉब के साथ संबंधित होती है, उसका अध्ययन के बेसिस पे ही उसका चयन होना चाहिए। यदि योग्यता के आधार पर कर्मचारियों की भर्ती नहीं की जाती तो संगठन अपने उद्देश्य प्राप्त नहीं कर पाएगा। और जब भी हम स्टाफिंग स्टडी करते हैं तो इसके अंदर 3 चीज़ें शामिल होती हैं कि पहले जनशक्ति का पूर्व निर्धारण जिसका अर्थ होता है कि मैन पावर प्लानिंग की जाती है, लगाया जाता है कि हमारे पास ऑलरेडी कितने लोग काम कर रहे हैं, हमें कितने और की आवश्यकता है। और जो हमने फ्यूचर के अंदर लोगों को रखना है उनकी एबिलिटी और एलिजिबिलिटी क्या है, जिसके अंदर पात्रता और क्षमता का निर्धारण किया जाता है। फिर उसके बेसिस पे हम देखते हैं कि किस तरह से हम उसका भर्ती करेंगे। भर्ती जो होती है पॉजिटिव चीज़ होती है, सकारात्मक होती है। चयन जो होता है वो नेगेटिव होता है, नकारात्मक में होता है क्योंकि उसमें हमने उन लोगों को रखना होता है जो हमारी ऑर्गेनाइज़ेशन की जॉब के साथ मैच करते हैं। फिर उनको प्रशिक्षण देना है, फिर कर्मचारियों का विकास करना है। निर्देशन, डायरेक्टिंग। तो इसके अंदर देखो जो निर्देशन है, इसके अंदर क्या होता है कि 3 चीज़ें आ जाती हैं, जो ऑर्गेनाइज़ेशन के अंदर जिस डिपार्टमेंट के अंदर जो लोग काम कर रहे हैं, जो आपके सबॉर्डिनेट होते हैं, जो अधीनस्थ होते हैं, उनको काम को समझाना, उनको निर्देश देना, उनको सही तरीके से काम करने के लिए उनका मार्गदर्शन करना, उनके कार्य का सुपरविज़न करना और उनको उच्च उत्पादकता के लिए प्रेरित करना। तो इसके अंदर आ जाता है करियर प्लानिंग, वेतन के माध्यम से मार्गदर्शन, प्रेरणा देना, प्रशासन, कर्मचारियों का मनोबल सुनिश्चित करना। डायरेक्टिंग के अंदर आ जाता है कि किस तरह से हम उनको प्रेरित करते हैं, किस तरह से हम उनको सुपरवाइज़ करते हैं, किस तरह से हम उनको जो है लीड करते हैं, किस तरह से हम उनको काम समझाते हैं, किस तरह से हम उनका नेतृत्व करते हैं, ताकि वो अपने काम को सही तरीके से कर सकें। फिर लास्ट में आ जाता है इसके अंदर नियंत्रण करना। देखो यहाँ पे हर काम जो होता है योजना के मुताबिक होता है। तो इसके अंदर क्या होता है कि जब हमने योजना के मुताबिक काम कर रहे हैं, तो इसके अंदर जो प्रबंधक होता है, जो मैनेजर होता है, उसको मूल्यांकन करने में हेल्प मिलती है, क्योंकि वो देखता है कि ये वास्तविक कार्य है और ये हमारा नियोजित कार्य था। तो उन दोनों के अंदर देखता है कि क्या डिफरेंस है। वहाँ पे देखता है कि अगर वास्तविक कार्य जो है नियोजित कार्य से कम है, तो उसके पीछे क्या कारण है। फिर उसके बेसिस पे क्या होता है कि वो जो है रेमेडियल एक्शन लेता है, उपचारात्मक कार्रवाई करता है। अब हम देखते हैं कि ऑपरेटिव फंक्शंस क्या हैं, जो कि पर्सनल डिपार्टमेंट को दिए जाते हैं। तो पहला जो है एम्प्लॉयमेंट जिसके अंदर उसका काम होता है लोगों को रखना। तो यहाँ पे जो है देखा जाता है कि ऑर्गेनाइज़ेशन का काम ये है, तो ऑर्गेनाइज़ेशन के हम अंदर हमें इस तरह के प्रकार और इस तरह की संख्या के लोग चाहिए होते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि मैन पावर प्लानिंग की जाती है, जिसके बेसिस पे जो कर्मचारी हमने रखने हैं, उसका पहले से अनुमान लगाया जाता है। तो ये संगठन के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो इसके अंदर देखा जाता है कि किस तरह से हमने रिक्रूटमेंट भर्ती करनी है, किस तरह से हमने सिलेक्शन करनी है, किस तरह से हमने उसकी नियुक्ति करनी है। फिर उसके बाद है डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉइज़ जिसके अंदर आ जाता है कर्मचारियों का विकास। तो तकनीकी कौशल विकसित करने के लिए हर एक कर्मचारी को ठीक से प्रशिक्षण देना बहुत ही ज़रूरी होता है। समझा जाता है कि इसको किस तरह से हमने ट्रेनिंग देनी है, इसकी ट्रेनिंग रिक्वायरमेंट क्या है। तो यहाँ पे होता है कि जैसे कर्मचारियों को हम नौकरी देते हैं तो उनके विकसित के लिए भी हमें उनको प्रशिक्षण देना जाता है। तो जो विकास प्रक्रिया के अंदर ये चीज़ें शामिल होती हैं जैसे निष्पादन मूल्यांकन, कि जैसे हमने कर्मचारी को रख लिया,
तो उसका कुछ समय के बाद जो होता है निष्पादन मूल्यांकन किया जाता है कि जो व्यक्ति हमने रखा है वो सही रखा है या नहीं है, इसको तरक्की देनी है कि नहीं देनी है, क्या इसे और प्रशिक्षण देना है या इसको किसी और जगह पे ट्रांसफर करना है। तो इसमें जो निष्पादन मूल्यांकन होता है इसमें कर्मचारियों की वर्तमान योग्यता का मूल्यांकन किया जाता है, उनकी भावी जो क्षमता होती है उसके अवसर की जांच की जाती है, ये भी देखा जाता है कि इसे जो है प्रमोशन मिलनी चाहिए, इसे और ट्रेनिंग की आवश्यकता है या इसका किसी और जगह ट्रांसफर करना चाहिए। और उसी तरह इसके अंदर ट्रेनिंग ये एक अल्प अवधि प्रक्रिया होती है। इसका संबंध होता है कि जो गैर प्रबंध कर्मचारी हैं उनको ज्ञान तथा कौशल में वृद्धि करना, कर्मचारियों की ज़रूरतों को देखा जाता है, उसके मुताबिक सही प्रशिक्षण दिया जाता है ताकि उनके अंदर योग्यता का विकास हो सके। डेवलपमेंट जो है एक लंबी अवधि की प्रक्रिया है, इसके अंदर सैद्धांतिक ज्ञान दिया जाता है। इसके अंदर क्या होता है कि जो कर्मचारी है उसको पूरी तरह से जो है विकसित करने की कोशिश की जाती है। उसी तरह क्रियात्मक कार्य के अंदर आ जाता है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयी, क्षतिपूर्ति कार्य। देखो जो संगठन में लोग काम करते हैं उनको उचित वेतन मिलना चाहिए, उनके कार्य का मूल्यांकन होना चाहिए, उनको अभिप्रेरणा जैसे हम मोटिवेशन देनी है तो उसको भुगतान योजना, बोनस लाभ के अंदर हिस्सा भी मिलना चाहिए। तो किस तरह से जो एम्प्लॉइज़ होते हैं उनको क्षतिपूर्ति मतलब जो काम करते हैं उसके बदले में किस तरह से उनको जो है वेतन दिया जाता है। एकीकरण होता है कि जैसे प्रबंधन और कर्मचारी हैं उनके हित को एकीकृत करना होता है। तो उनके अंदर जो संबंध है वो सही होने चाहिए और जो कर्मचारी हैं उनके जो उद्देश्य हैं वो ऑर्गेनाइजेशन के उद्देश्यों के साथ एकीकरण होना चाहिए। इसी तरह अनुरक्षण कार्य, मानव संसाधन विकास प्रबंधकों का अन्य महत्वपूर्ण कार्य जो है संगठन के कर्मचारियों का अनुरक्षण अथवा उन्हें बनाए रखना है। तो इसके अंदर होता है कि जो वर्किंग कंडीशन है वो किस तरह की है, जो एम्प्लॉइज़ की हेल्थ है, सेफ्टी है, वेलफेयर है, उसके ऊपर प्रॉपर ध्यान दिया जाता है ताकि जो कर्मचारी हमने रखे हैं, जिनको हमने प्रशिक्षण दिया है, वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही टिके रहें। उनको उचित वातावरण जो है प्रोवाइड किया जाता है। और उसी तरह देखो जो सेपरेशन फंक्शन है जैसे पृथक्करण कार्य, तो मानव संसाधन विकास का जो प्रथम कार्य होता है कि हमने उनको किस तरह से प्राप्त करना है और जो लास्ट होता है कि जब वो सेपरेट हो जाती हैं, तो ये बाद वाला कार्य जो है पहले वाले कार्य से बिल्कुल विपरीत होता है। इसके अंदर क्या होता है कि देखो जैसे सेवानिवृत्ति है, रिटायर हो जाता है, जबरी छुट्टी, निष्कासन कर दिया जाता है या निलंबित कर दिया जाता है।